हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट का चौथा भाग। दोस्तों, पिछले कितने दिनों से अपना ये टॉपिक चल रहा है। बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। आप उसे पूरा अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जब बाबुली उसके घर पर पहुंचता है तो वहां पर उसका घर का सारा माहौल है वो उसको असामान्य लगता है और मानो उसको ऐसा लगता है कि वहां पर कब्रिस्तान के जैसी शांति है और उनका जो घर है वो अंतिम रूप से ढेर हो जाने के लिए, नष्ट हो जाने के लिए तैयार है। वहां से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। I tried to be normal with everyone. मैंने हर एक के साथ सामान्य होने की कोशिश की। But there was the abominable lull all around. लेकिन वहां पर चारों तरफ बहुत खराब चुप्पी थी। Abominable का मतलब बहुत खराब, lull का मतलब चुप्पी, यानी चारों तरफ बहुत खराब स्थिति, यानी वातावरण खराब था और सब लोग चुप थे। शांत वातावरण था ऑल अराउंड, चारों तरफ। माई सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा मझला भाई और उसकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन, वे घर पर उपस्थित थे उसके बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, प्रेजेंस एट होम वे घर पर उपस्थित थे उसके बावजूद भी, यानी उनकी घर पर उपस्थिति के बावजूद भी शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई भावनाएं, प्यार की कोई भावनाएं प्रदर्शित नहीं की। They were all set for the partition and they cared for nothing else. वे बंटवारे के लिए पूरी तरह से तैयार थे। They were all set का मतलब पूरी तरह से तैयार थे। For the partition यानी बंटवारे के लिए। They cared for nothing else और उन्हें किसी बात की, अन्य बात की कोई परवाह नहीं थी। Nothing else. I could not sleep that night और मैं उस रात्रि को सो नहीं सका। And the following morning passed quite uneventfully. और आगामी सुबह, following का मतलब आगामी सुबह, जो आने वाली सुबह थी, वो passed quite uneventfully, बिना किसी घटना के, वो घटनाहीन, यानी वो सुबह बीत गई। It was midday, दोपहर हो गई थी। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. लगभग 7-8 लोग हमारे आंगन में बंटवारे का पर्यवेक्षण करने के लिए इकट्ठा हो गए। 7 or 8 people, 7-8 लोग, हैड गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गए, इन आवर कोर्टयार्ड यानी हमारे घर के आंगन में, सुपरवाइज द डिवीजन यानी उस बंटवारे का निरीक्षण, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए। डिवीजन का मतलब क्या है? बंटवारा। वी 3 brothers were present. हम तीनों भाई मौजूद थे, वहां पर उपस्थित थे। मदर was not to be seen anywhere in the vicinity. मां आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। विसिनिटी का मतलब आस पड़ोस में, यानी जहां पर बंटवारा हो रहा था, इनके आंगन में ये जो लोग आए थे, वहां पर मां है वो आसपास, एनीवेयर, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। We were waiting for the final separation. हम अंतिम बंटवारे के लिए इंतजार कर रहे थे। वेटिंग फॉर फाइनल सेपरेशन यानी अंतिम बंटवारा। एज इफ, जैसे कि, या मानो, रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ डोमेस्टिक बॉडी, यानी हमारे जो घरेलू रूपी शरीर, डोमेस्टिक बॉडी यानी घरेलू रूपी शरीर के जो उसके मांस के टुकड़े निकालकर हम प्रतीक्षा कर रहे थे। स्लाइस आउट का मतलब क्या है? उसके टुकड़े निकालना। फ्लैश यानी मांस, हमारे शरीर रूपी जो घर है उसके मांस के टुकड़े जो हैं उसको निकालने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे। Which our parents had nourished since the day of their marriage, जिसको हमारे माता पिता ने अपनी शादी के दिन से पोषित किया था। nourished यानी पोषित किया था, उसका पोषण करके उस घर को संभाल रखा था, बनाया था। पेरेंट्स यानी माता पिता ने, जिसे हम यानी मांस के टुकड़ों की भांति उसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थे। And then we would run away in 3 different directions clutching a piece each. और तब हम, and then, और तब हम, we would run away, तब हम भाग जाएंगे। in 3 directions, 3 अलग अलग दिशाओं में हम भाग जाएंगे।
क्लचिंग ए पीस ऑफ ईच, क्लचिंग का मतलब पकड़कर, यानी हम एक एक टुकड़ा पकड़कर हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, और घर के सारी सामग्री जो है पारिवारिक आंगन में ढेर के रूप में एकत्रित कर दी गई थी। हाउस होल्ड आर्टिकल यानी घर की सारी जो सामग्री थी उसको हीप्ड यानी ढेर के रूप में इकट्ठा कर दिया गया था, और फैमिली कोर्टयार्ड यानी हमारे परिवार का जो आंगन था, दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये सारी सामग्री जो है 3 भागों में बांटी जानी थी। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की सभी छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीजें और सभी चीजें। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द leadless मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, यानी लगभग प्रत्येक चल वस्तु, मूवेबल प्रत्येक चल वस्तु, फ्रॉम द leadless नारियल के खोल से लेकर के, लेडलेस का मतलब क्या है, कलछियां, और कोकोनट शेल यानी नारियल के खोल से लेकर के जो कड़छियां हैं वो भी किसकी, लेडलेस मेड आउट ऑफ द कोकोनट शेल एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, यानी नारियल के खोल और बांस से बनी कलछियों से लेकर छोटे बक्से तक, छोटा बक्सा लिटिल बॉक्स, छोटे बक्से तक की जो सारी चीजें हैं, वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बिटल्स, और जिसमें पिताजी हैं वो अपने पान रखा करते थे। बिटल्स का मतलब क्या है, पान। ये सारी चीजें वहां पर बंटवारे के लिए रख दी गई थी। The axe and the old radio set too had been produced. कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो सेट भी रखा गया था। एक्स यानी कुल्हाड़ी और ओल्ड रेडियो सेट, पुराना रेडियो सेट है, वो भी रखा गया था। had been produced का मतलब क्या है, उसको भी रखा गया था, यानी उन सब चीजों की 3 भागों में बंटवारा होना था। A long list of all the items was made, और इन सभी चीजों की एक लंबी सूची बनाई गई। लॉन्ग लिस्ट का मतलब एक लंबी सूची बनाई गई। ऑल द आइटम्स इन सभी सामग्रियों की, was made यानी बनाई गई। Nothing was spared, neither the dinky wooden rice crusher nor the little figures of the family idols. कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। Nothing was spared, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। स्पेयर का मतलब शेष, बाकी। कुछ भी, स्पेयर्ड का मतलब छोड़ा गया, यहाँ नहीं, कोई भी बाकी नहीं छोड़ा गया। नाइदर द धिंकी, न तो धिंकी यानी लकड़ी का चावल क्रशर, लकड़ी का जो चावल क्रशर होता है वो, और न ही पारिवारिक देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां। नॉर द लिटिल फिगर ऑफ द फैमिली आइडल्स, फैमिली आइडल्स का मतलब जो पारिवारिक जो देवता हैं, छोटी छोटी घर में मूर्तियां थी, उनकी आकृतियां थी, उनको तक भी नहीं छोड़ा। I saw my elder brother rise, मैंने देखा, मेरे बड़े भाई को उठते हुए देखा। He stopped for a moment near the pile of the things, और वे एक क्षण के लिए वस्तुओं के ढेर के पास रुके। पाइल का मतलब ढेर, तो उस ढेर, वस्तुओं का जो ढेर था, पाइल्स ऑफ थिंग्स, उन वस्तुओं के ढेर के पास, ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वो वहां पर स्टॉप्ड यानी रुके। एंड अनफास्टन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और अपनी कलाई की घड़ी का पट्टा खोला। अनफास्टन का मतलब क्या है, खोलना। स्ट्रैप का मतलब पट्टा। ऑफ हिज रिस्ट वॉच का मतलब कलाई घड़ी, हाथ में पहनने की घड़ी का उन्होंने पट्टा खोला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विथ द अदर थिंग्स, और उसे ढेर पर जो अदर थिंग्स यानी दूसरी अन्य चीजें पड़ी थी उसमें उसको रख दिया, उस हीप में, उस ढेर में उसकी कलाई घड़ी को भी रख दिया। परहैप्स ए टीयर ट्रिकल डाउन हिज चिक, और शायद आंसू की एक बूंद उनके गाल से टपकी। ए टीयर यानी आंसू, ट्रिकल डाउन यानी टपकी, टपक पड़ी, हिज चिक यानी उनके गालों पर शायद आंसू की एक बूंद है वो टपक पड़ी। With a heavy sigh, he left the place, और heavy sigh एक गहरी सांस लेकर, sigh का मतलब गहरी सांस, एक गहरी सांस लेकर के he left the place, और उन्होंने वो वहां से चल पड़े। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है और उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। I had often heard him say that father had bought him that wrist watch when he was in his 11th class.
और मैंने अक्सर उनको यह कहते हुए सुना था। आई ऑफन, ऑफन का मतलब प्राय, अक्सर, हर्ड हिम, उनको सुना था, हर्ड का मतलब सुना, हिम से दैट, ये कहते हुए, मैंने अक्सर ये कहते हुए उनको सुना था कि पिताजी ने उनके लिए घड़ी उस समय खरीदी थी जब वे 11वीं कक्षा में थे। फादर हैड बॉट, यानी पिताजी ने उस घड़ी को खरीदा था, हिम यानी उनके लिए, दैट रिस्ट वॉच, उस घड़ी को, व्हेन ही वाज इन हिज 11th क्लास, जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। बट आई ऑल्सो रिमेम्बर वेल इन माई MA फाइनल ईयर he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. लेकिन मुझे भी ठीक से याद है, बट आई ऑल्सो रिमेम्बर, मुझे भी ठीक से याद है, वेल, ठीक से, वेल का मतलब ठीक से, मुझे रिमेम्बर का मतलब याद है, इन माई MA फाइनल ईयर, मेरे MA अंतिम वर्ष में, ही हैड मॉर्गेज्ड यानी उन्होंने उसको गिरवी रख दिया था। मॉर्गेज का मतलब क्या है, उन्होंने गिरवी रख दिया था जब मैं फाइनल ईयर में था, दैट वॉच टू सेंड मी मनी, मुझे पैसा भेजने के लिए, गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, और पैसा भेजने के लिए दिल्ली में एक साक्षात्कार में जाने के लिए उन्होंने उस घड़ी को जो है गिरवी रख दिया था। He had sent me an amount of 150 rupees, और उन्होंने मुझे जो है 150 रुपए की राशि भेजी थी। I remember clearly, मुझे स्पष्ट याद है कि उन्होंने मुझे 150 रुपए भेजे थे। No one knows whether the wrist watch would be come back to him or not, और कोई नहीं जानता था कि वो कलाई घड़ी है वो उनके पास वापस आएगी या नहीं आएगी। No one knows, कोई नहीं जानता था, whether the wrist watch would come back to him or not, वो घड़ी, कलाई घड़ी है वो उनके पास या तो वापस आएगी या नहीं आएगी। His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past, और उनका यह कदम, his action, action का मतलब कार्य, उनका यह कदम पूर्ण रूप से लगाव यानी संबंध तोड़ने का संकेत, भूतकाल में पूर्ण रूप से लगाव यानी संबंध तोड़ने का संकेत प्रतीत होता था। स्नैपिंग यानी तोड़ना, ऑल हिज अटैचमेंट, उनका लगाव, विद द पास्ट, भूतकाल के साथ उनका ये जो संबंध है वो उन्होंने तोड़ दिया, उसका ये प्रतीक था, यानी भूतकाल में घड़ी का संबंध उनसे था फिर भी उन्होंने उस घड़ी को रख दिया, यानी भूतकाल से उसका संबंध है वो उन्होंने तोड़ दिया। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन बैकयार्ड, मेरी बड़ी भाभी पिछवाड़े में थी। बैकयार्ड यानी पिछवाड़े में, घर के पीछे का भाग। माई सेकंड ब्रदर, और मेरा मझला भाई, was often whispering things into his wife's ear, was there taking his place with us, और मेरा मझला भाई है वो प्राय अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। whispering यानी फुसफुसाना, धीरे से कान में कहना। थिंग्स इनटू हिज वाइफ, कुछ चीजें उसकी पत्नी के कान में कह रहा था। वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विथ अस, और उसके साथ ही हमारे पास बैठा था। टेकिंग हिज प्लेस यानी अपनी जगह पर वो बैठा था। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, और कुछ वैसा ही था। इट वॉज लाइक, कुछ वैसा ही था जैसे कसाई पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा हो। बुचर्स, बुचर्स यानी कसाई। नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, यानी पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, बड़े भाई शांत और संयत थे। शांत और संयत थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग, और एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की भांति बिना भावुकता के वो जो है कार्रवाई को देख रहे थे। डिस्पैशनेटली का मतलब बिना भावुकता के, डिस्पैशनेटली बिना भावुकता से उस कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को वो देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और बिल्कुल वैसे ही, ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार में सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड का मतलब यज्ञोपवीत, सेरेमनी का मतलब संस्कार में, जिस प्रकार वो वहां पर
देख रहे थे वैसे ही देख रहे थे, या फिर ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और मेरी शादी के दिन जैसा उन्होंने किया था। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, और यह जो है प्री ऑक्यूपाइड का मतलब चिंता मग्न, एंड ग्रेव बहुत गंभीर मैनर में वो थे, यानी वो वही चिंतामग्न एवं गंभीर तरीका था उनका। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्ण निभाने में, यानी वो वही चिंतामग्न और गंभीर तरीका था। माई सेकंड ब्रदर, और मेरे मझले भाई, ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, और मेरे मझले भाई किसी बात पर चर्चा के समय उनके साथ वे वैसे ही शांत और संयत थे। काम एंड कंपोज्ड, शांत और संयत थे। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, खेद एवं नाराजगी का कोई संकेत नहीं था। डिस्गस्ट का मतलब नापसंद की, और रिग्रेट का मतलब खेद, जो है खेद, यानी न ही उनको कोई जो है खेद या नाराजगी का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड वी हैड टू लीव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। मुझे याद है कि जिस वर्ष पिताजी गुजरे, द ईयर फादर डाइड, जिस वर्ष पिताजी गुजरे, हमें एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। वी हैड टू लीव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, ग्रेट यानी बड़े, फाइनेंशियल स्ट्रेन का मतलब जो है आर्थिक तनाव से हमें गुजरना पड़ा, आर्थिक कष्टों से गुजरना पड़ा। इट वॉज विंटर, और वो सर्दी का समय था, मौसम था। द चील वॉज एट इट्स हाइट, और ठंड, चील का मतलब ठंड है, वो इट्स हाइट उसके चरम पर थी, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, और हमारे पास सीमित मात्रा में कंबल थे। ब्लैंकेट यानी सीमित मात्रा में, कम ही हमारे पास कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, और ठंड इतनी कंपाने वाली थी, बाइटिंग यानी कंपाने वाली, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, और खास करके आधी रात को ठंड है वो इतनी ज्यादा पड़ती थी। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था, इतनी ठंड पड़ती थी। दैट नाइट, और उस रात को, आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, और उस रात को मैं गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। पैसेज रूम यानी गलियारे वाले कमरे में मैं सो रहा था। When I woke up in the morning, और जब मैं सुबह में जागा उठा, I found my elder brother's blanket on me, मैंने बड़े भाई के कंबल को अपने कंबल के साथ ऊपर उड़ाया हुआ पाया। Added to mine, यानी मेरे कंबल था उसमें, उसके साथ ऊपर उड़ाया हुआ मैंने उसको पाया, यानी बड़े भाई ने उनका कंबल भी मुझे उड़ा दिया था। Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders, और सवेरे उषा काल में, डॉन उषा काल में, सुबह होते ही, यानी ही हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे, यानी अपने कंधों पर बिना कंबल ओढ़े वे खेतों के लिए प्रस्थान कर गए थे। फील्ड्स विदाउट ब्लैंकेट, खेतों पर चले गए थे। विदाउट ब्लैंकेट यानी कंबल के बिना, ऑन हिज शोल्डर यानी उनके कंधों पर कोई कंबल नहीं था और वो चले गए थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर that he did not feel the cold, यदि उनसे पूछा जाता, if he had been asked, यदि उनसे पूछा जाता, why, आपने ऐसा क्यों किया, तो he would have surely said, वो निश्चित रूप से यही कहते कि in his usual manner, उनके चिर परिचित ढंग से वो यही कहते कि that he did not feel the cold, उन्हें जो है ठंड नहीं लगती। Oh, I have a comfortable income, अब मेरी एक अच्छी आय है। कंफर्टेबल इनकम, अब मेरी अच्छी आय है, मेरी अच्छी इनकम है। Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother, और फिर भी कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि अपने बड़े भाई के लिए कोई कपड़े खरीदूं। Had never occurred to me यानी मुझे नहीं लगा। थिंक टू बाइंग ए यानी मैं कभी नहीं सोच पाया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े हैं वो मेरे बड़े भाई के लिए मैं खरीदूं। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once, और अब भी वे संतुष्ट और खुश हैं। Still satisfied and happy,
अभी भी वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है और हैप्पी, खुश है विद दैट ओल्ड टैटर ब्लैंकेट, उस पुराने टैटर्ड यानी फटे हुए जो कंबल है उसी के साथ वो अब भी खुश और संतुष्ट है। दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस, जिससे उन्होंने एक बार मुझे ढका था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, और वही ब्लैंकेट मेरे सामने था। विथ ऑल द अदर थिंग्स, अन्य सभी चीजों के साथ में वही कंबल जो मेरे सामने उस ढेर में पड़ा था। आई शिवर्ड विद द कोल्ड, मैं ठंड से कांप उठा। एंड माई इनग्रेटिट्यूड, और मेरी कृतज्ञता यानी स्वयं की कृतज्ञता से मैं कांप उठा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, और बंटवारे की प्रक्रिया अंततः संपन्न हुई, समाप्त हुई। वॉट एवर द सेकंड ब्रदर डिमांडेड, और मझले भाई ने जो कुछ भी मांगा था, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विथ अ स्माइल, और मेरा बड़ा भाई एक मुस्कान सहित उसे दे देने के लिए सहमत हो गए। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज्ड टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, मेरा जो मझला भाई है वो जो जमीन मुझे दी गई थी उसे 18,000 रुपए की कीमत में खरीदने का उसने प्रस्ताव रखा। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस, यानी माई सेकंड ब्रदर मेरे मझले भाई ने प्रपोज्ड टू बाय, खरीदने का प्रस्ताव रखा। द शेयर ऑफ लैंड, जो भाग मुझे जमीन का मिला था, जो हिस्सा मेरे भाग में आया था, वॉज गिवन टू मी, वो मुझे दे दो। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस, मैं उसके बदले में तुम्हें 18,000 रुपए दूंगा। इन द इवनिंग, और शाम को, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलोंग विथ हिम टू शो मी द पेडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन, शाम को मेरे बड़े भाई मुझे अपने साथ मेरे होने वाले धान की खेत दिखाने के लिए ले गई। इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई, टुक मी अलोंग उनके साथ ले गए, हिम टू शो मी द पेडी फील्ड्स, मेरे जो पेडी फील्ड्स का मतलब धान के खेत थे, दैट वर टू बी माइन, जो मेरे थे उनको दिखाने के लिए मुझे वहां पर ले गए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, और मैं चुपचाप उनके पीछे चला। फॉलोड, क्वाइटली का मतलब चुपचाप, फॉलोड यानी उनके पीछे चला। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक गए। बाउंड्री में एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक गए, जैसे खेतों में बाउंड्री बनी होती है। एवरीवेयर, हर जगह। आई कुड फील इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स, और हर जगह उनके इम्प्रिंट्स यानी छाप जो है, हिज फीट उनके पैरों के, उनकी हथेलियों के और उनकी अंगुलियों की छाप है, वो मैं महसूस कर सकता था। On the bosom of the paddy fields sparkled the pearl of my elder brother sweat, और धान के खेतों की छाती पर मेरे बड़े भाई के पसीनों के मोती चमक रहे थे। bosom यानी छाती, of the paddy field धान के खेतों की छाती पर sparkled यानी चमक रहे थे, pearls यानी मोती, of my elder brother sweat मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती हैं, वो उन खेतों पर चमक रहे थे। He was showing me the fields, और वो मुझे खेत ऐसे दिखा रहे थे, एज ए फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेंबर्स, जैसे कोई पिता किसी अजनबी का अपने परिवार के सदस्य से परिचय करा रहा हो। वुड इंट्रोड्यूस्ड यानी परिचय करा रहा हो, इस प्रकार से वो मुझे एक अजनबी की तरह मुझे सब कुछ दिखा रहे थे। इन द मॉर्निंग, और सुबह में, आई वॉज लीव टू भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करना था। I had no courage to meet my elder brother, और मुझे अपने बड़े भाई से मिलने की मुझे हिम्मत ही नहीं थी, करेज यानी साहस ही नहीं था। Before leaving for the bus stop, यानी बस स्टॉप से रवाना होने से पूर्व, I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law which had the details about my share, तो बस स्टैंड से रवाना होने से पूर्व वही पर्ची अपनी भाभी को सौंपी। हैंडेड ओवर यानी सौंप देना, द सेम स्लिप यानी वही पर्ची अपनी माई एल्डर सिस्टर इन लॉ बड़ी भाभी को सौंपी। विच हैड डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से का ब्यौरा था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, और उस पर्ची के स्थान में
खाली स्थान में लिखकर मैंने उनसे कहा, ब्लैंक साइड यानी जो खाली स्थान था उस पर मैंने लिख करके उनसे कहा था, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, और वह इसे मेरे बड़े भाई को दे दें, डिलीवर यानी दे दें, इट टू माई एल्डर ब्रदर बड़े भाई को दे दें, एंड स्टिल्थली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और चुपके से घर से खिसक गया। स्टिल्थली का मतलब चुपके से, स्लिप्ड आउट का मतलब है खिसक गया, ऑफ आवर हाउस हमारे घर से खिसक गया, यानी भाभी को वो जो मेरे हिस्सा मिला था वो, और उसके साथ में एक खाली साइड पर कुछ लिख करके वो जो है मैं खिसक गया। आई हैड रिटर्न, मैंने उसमें लिखा था, ब्रदर भैया, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं उस जमीन क्या करूंगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, आप ही मेरी जमीन है। यू आर माई लैंड, आप ही मेरी जमीन है। फ्रॉम वेयर, जहां पर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, जहां से मैं जीवन की हर वस्तु पा सकता हूँ। हार्वेस्ट का मतलब है फसल काटना यानी प्राप्त करना, यानी आप ही मेरी वो जमीन है जहां से मैं मेरे जीवन की फसल है उसको प्राप्त कर सकता हूँ। एंड आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके सिवाय किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट दिस प्लीज, यानी इन आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके सिवाय किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट दिस, कृपया इसे स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। इफ यू डिनाई, यदि आप मना करते हैं, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं फिर कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा बाबूली। तो इस तरीके से बाबूली है वो अपने पत्र में, नोट में ये लिख करके जो है सारी जमीन है वो अपने बड़े भाई को दे देते हैं, और अपने बड़े भाई ने उनको एक पिता के समान जिस प्रकार से प्यार से रखा और उसको हर चीज, किसी भी चीज का एहसास नहीं होने दिया, इस बात को बाबूली ने भी अंतिम रूप से समझा और अपने उस भाई को हर अपनी सारी जमीन वगैरह जो है उसे दे दी। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी जो है इससे पढ़ सके और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। 2-4 ग्रुपों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के मेरे वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पर ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सार, डूंगरपुर। दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। अगर मान लो आप इस टॉपिक में कहीं भी भूल रहे हैं और चूक रहे हैं तो इसके ये जो चारों भाग हैं वो पुनः एक बार देख लें, आपको निश्चित रूप से पूरा टॉपिक है वो आपके दिमाग में, आपके मन में क्लियर हो जाएगा और आप लोग परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे, तो अब जो भी हमारे इस वर्ष जो पोएम हमारे कोर्स में है उन सभी पोएम के वीडियो नेक्स्ट अगले भाग में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।